अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत की एक आला मिसाल कायम करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के हीरोज़ की, पाकिस्तान के टैलेंट्स की, तो यकीनन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार टैलेंट से नवाजा है। हमें हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा शख्स नज़र आता है जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और ऐसे ही कुछ हीरे आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इतना कुछ मकाम हासिल करने के बाद भी न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि जितना काम वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर चुके हैं, आने वाली नस्लें उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कोई काम करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मज़ीद कोई कारनामा सर अंजाम दें। हम आज मौजूद हैं जिम्मी फाजिल, जिनको आप सब लोग जिम्मी इंजीनियर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं। दुनिया भर में आपका काम जो है वो पहचाना जाता है, माना जाता है, सराहा जाता है और उसको जो है वो लायक तहसीन समझते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एजाज़ात से भी नवाजा जाता रहा है। जिम्मी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूँगी और जिम्मी की तरफ चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल आवर टीम कि आपने हमें टाइम दिया प्रोग्राम के लिए और आपने वक्त निकाला कि हमसे कुछ बात कर सकें। नहीं, आप लोगों का यहाँ आने का शुक्रिया। जिम्मी इंजीनियर जिस तरह से पाकिस्तान का एक मकाम बुलंद करते हुए नज़र आए हैं हमें पूरी दुनिया में, कई ममालिक में आपके काम को सराहा गया है, एक पहचान बनाई है आपने पाकिस्तान की एक नए काम से। किस तरह से देखते हैं आप, जो आपका सफ़र था उसमें कितनी आपको कामयाबी मिली, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव था जिसको लेके आप चल रहे थे, उसमें कितना आप उसको कामयाबी से जो है वो मुकम्मल कर सके हैं? पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं अपने आप को पाकिस्तान का नौकर कहता हूँ, द सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं किसी भी मुल्क में जब ट्रैवल करता हूँ या जैसे हार्वर्ड में मैंने गुफ्तगू की तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब आप अपने मुल्क की खिदमत करते हैं तो फिर अपनी ज़ात को आप भूल जाते हो। मैं अपने आप को नहीं प्रमोट करता था बाहर के मुल्कों में, मैं सिर्फ अपने मुल्क को प्रमोट करता था। और क्योंकि मैं सूफ़ी बरकत अली का डिसाइपल हूँ जो फैसलाबाद के हैं और वहाँ एक कुरान महल होता था, मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। तो 79 में सूफ़ी बरकत अली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गद्दी पे बिठा दिया और फिर वहाँ जितने भी बच्चे कुरान पढ़ते थे उनको कहा कि अब नेशनल एंथम पढ़ो। जब उन्होंने नेशनल एंथम ख़त्म कर ली तो फिर उन्होंने कहा कि काम हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या काम हो गया? तो उन्होंने कहा कि आप इस मुल्क के नौकर हो, आपने सिर्फ इस मुल्क की खिदमत करनी है, इस मुल्क के लिए काम करना है। इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान को हाईलाइट करता हूँ। नुमाइशें भी बाहर की तो सिर्फ मुल्क को हाईलाइट करने के लिए की, मैंने कोई कमर्शियल बेचने के लिए नहीं की नुमाइशें। और दूसरी बात है कि मेरे क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे थे, मैंने तहरीक पाकिस्तान पे काम किया था 70s में और वो भी मुझे ख्वाब में आती थी चीज़ें। मैं पैदा नहीं था, 1947 में पैदा नहीं हुआ था, मैं 54 में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे सारी चीज़ें ऐसे नज़र आती थी जैसे मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ। जलती हुई ट्रेनें, विलेज को जला रहे हैं, मारदार हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे फिर सूफी साहब ने कहा कि ये आपको कुदरत तैयार कर रहा है कि आप वो जो बेनाम लोग थे ना, जिनका खून इस ज़मीन में है, उनको आपने ऑनर करना है। तो मैं कई साल तक ना पेंटिंग्स बनाता रहा उन मर्द, औरत और बच्चों की याद में, उनके ऑनर में मैं करता रहा। फिर उसको प्रोपेगेट भी करता था वगैरह। दूसरा जो काम था ना, वो हमारे जो नेशनल पोएट इल्लामा इकबाल हैं, उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई जावेदनामा पेंट करें। सही। तो एक दिन उनके बेटे ने मुझे 1981 में बुलाया अपने घर। अब मुझे कहा कि आप मेरे फादर की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि आप ख्वाब से पार्टीशन पेंट करते हो तो आप उनका जावेदनामा भी पेंट कर लोगे। तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं आपके वालिद की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, यानी हमारे नेशनल पोएट की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया
जिसमें लिखा था इल्लामा इकबाल ने खुद कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कोई शख्स जावेदनामा की पेंटिंग बनाए, लेकिन सिर्फ एक मुसव्वर नहीं पेंट कर सकेगा, ये वो शख्स पेंट करेगा जिसमें इल्म इलाही होगी। तो मुझे उनके बेटे ने कहा कि आपके ऊपर बिल्कुल ये बात सही बैठती है कि आप में हाईली सिक्स सेंस डेवलप्ड है और आप ख्वाब से भी चीज़ें पेंट करते। तो फिर मैंने 1 साल के बाद ये पूरा काम कर दिया, जावेदनामा को पेंट कर। पूरा साल लगा आपको उसे बनाने में? और दुनिया से पोएट आए थे बहुत बड़े, उनमें एन मैरी शिमिल भी थी, जो आई और देखा और बड़े खुश हो गए कि ये काम मैंने कंप्लीट किया। तो मुझे ख्वाहिश, मेरे खुशी थी मेरे अंदर कि मैंने हमारे नेशनल पोएट की उनके फौत होने के कई साल बाद वो पूरी कर दी उनकी ख्वाहिश मैंने। जिन जज्बात का आप इजहार कर रहे हैं, आजकल बहुत नायाब लोग हो जाते हैं इस तरह के, जो इन जज्बात के हामिल हों या ये एहसास रखते हों कि हमारा मुल्क क्या है, हमने कैसे इसको हासिल किया और हमने इसके लिए जो करना है क्या हम वो कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ जो इतनी मादूम होती चली जा रही है और लोगों में से ये एहसास ख़त्म होता चला जा रहा है पाकिस्तानियत का या हुब्बुल वतनी का, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सबसे खूबसूरत मुल्क है जो हमें गिफ्ट मिल रही है। हालांकि बहुत लोगों का खून इसके ज़मीन में है, लेकिन हमें गिफ्ट मिली है। और 1994 में मैं कराची से पेशावर तक पैदल चला था और मैं हर गांव से चलता हुआ पेशावर तक पहुंचा था और रोज़ 25-30 किलोमीटर चलता था। और मैं गांव-गांव गया, देखा, लोगों से मिला, डिफरेंट सिंध में, पंजाब में, फ्रंटियर में, हर जगह गया मैं वगैरह। तो मैंने देखा कि लोगों के पास कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है और जो भी आता है इस मुल्क में वो वादे करके चला जाता है और वो लोग वहाँ के वहीं हैं। तो मैंने फिर एक प्रोग्राम दिया 1995 में, जिसकी वजह से जो उस प्रोग्राम पे कोई अमल कर लेता तो हमारी सिर्फ दुनिया में इज्जत नहीं होती, हमारे गरीब लोग खुश रहते। मैंने कहा था कि रीचिंग आउट टू द पीपल का मैंने कॉन्सेप्ट दिया। मैंने कहा कि हर चीज़ मोबाइल होनी चाहिए, यानी कि उस गांव तक पहुंच रहे हैं, बैंक्स पहुंच रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, सब मोबाइल होनी चाहिए और सब पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग तवक्को करते हो कि गरीब इंसान अपने गांव से चलकर आपके दफ्तरों के बाहर अपना वक्त ज़ाया करे, तो आपको पहुंचना चाहिए थे। तो मैंने कहा था कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ है, उन तक आप खुद पहुंचो, ना कि वो आप तक पहुंचे। तो ये कॉन्सेप्ट जो ये अपना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में हर गरीब इंसान खुश रहता और हमारा दुनिया में भी नाम होता कि हम हमारे लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्फाजों से तो कुछ ठीक नहीं होगा। सही। मैं टीवी पे सुनता हूँ सारा दिन, मिनिस्टर और ऑफिशियल बैठ के कहानियाँ सुनाते रहते हैं, लेकिन टीवी से तो मुल्क नहीं चल सकता, सोशल मीडिया पे भी मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क तो तब चलेगा जब लोगों को जाकर आप मदद करोगे। सही। उन बातों पर अमल होता हुआ नजर आएगा। कुछ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो बातें तो चलती रहेगी। 70 साल तो हमने गुजार लिए, सही, तो दूसरे 70 साल भी गुजार लेंगे। लेकिन जो असल खिदमत करेगा कोई शख्स, तो फिर ये मुल्क जहाँ है ना, उससे बहुत ऊपर चला जाएगा, अजीम मुल्क हो जाएगा। लोग हमें दुनिया में रिस्पेक्ट करेंगे। सारी दुनिया से हम भीख मांगते हैं। तो आपको पता है ना कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं, कोई भिखारी आता है तो हम उसको यही कहते हैं कि जा। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे दूसरे मुल्क फिर यही इज्जत करेंगे। हम जब भीख मांगेंगे तो फिर ऐसे ही हमारी इज्जत होगी। लेकिन एक वक्त से आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटअप्स आए चले, हर किसी ने अपनी बात की, अपना मंशूर पेश किया, लेकिन वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ बातें ही रही और उसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ काम हो नहीं सका। तो
आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान को चलाने के लिए या पाकिस्तान के सिस्टम को रन करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि एलिजिबल हैं, जिनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो ये काम कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या उनको मौका नहीं मिल रहा, या वो इस सिस्टम की वजह से उस सीट तक नहीं पहुंच पा रहे जहां ये तमाम तर काम कर सकते हैं? आप खुद सोचो कि हर चीज़ में हमारे मुल्क में सिफारिश चलती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग हैं और वो जो गरीब खानदान से होगा तो उसको मौका कहाँ मिलेगा? सही। जब बाहर जाते हैं आउटस्टैंडिंग बच्चे, तो वो जो असल आउटस्टैंडिंग होते हैं वो तो नहीं जाते, वो तो उन लोगों के रिश्तेदार जाते हैं जिनके पास वसाइल होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। तो हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो तो हमारे अमीर लोगों के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन है, लेकिन उनको मौका कौन देगा? उनको मौका कोई नहीं देता। तो हम जब सही मौका नहीं देंगे अपने लोगों को, अपने यंगस्टर्सों को, हमारे टैलेंट को आगे नहीं आने देंगे, सिफारिश करेंगे और यहाँ लोग खुश हो जाते हैं। उनकी मीडिया पे तारीफ़ कर दो तो वो समझते हैं उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। ऐसी बात नहीं है। असल इज़्ज़त तो अल्लाह ताला देता है, बेशक। कामयाबी तो अल्लाह ताला करता है। कोई इंसान तो दे सकते होते हैं तो फिर तो क्या बात थी। लेकिन जब तक सही टैलेंट आगे नहीं आएगा, सही लोग सही जगह पे नहीं लगेंगे तो कैसे होगा? जब एजुकेशन ऐसे शख्स के हाथ में हो जिसको एजुकेशन का पता ही नहीं है, जब कल्चर की चीज़ें ऐसे इंसान के हाथ में हो जिसको कल्चर का कुछ भी नहीं पता हो, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? और फिर सही जगह पे लोग नहीं लगेंगे तो फिर मुल्क का हाल तो वही होगा। दूसरी बात है, पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन होती है ना, उसमें तवज्जो सारा दिन होती है उनको। सही। तो मैं कहता हूँ उन पर तवज्जो देने की जरूरत क्या? अब आपको चांस मिल गया तो आप सर्व कीजिए। मेरा मतलब है ऑपोजिशन का काम ही अपोज करना है, तो फिर उस पर तवज्जो देने की जरूरत क्या है? उनको करने दो, आप अपना काम करो। तो सारी तो एनर्जी वहाँ चले जाती है। सारा दिन मैं टीवी पे देखता हूँ कि लोग तबसरा करते हैं ऑपोजिशन के बारे में, तो उनको करने की जरूरत क्या? उनको तो आगे तरक्की करने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये वजह से हमारा मुल्क थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो आप इतने ममालिक गए, मुख्तलिफ लोगों के आपने रहन सहन देखे, उनका तर्ज हुकूमत देखा, उनका तर्ज ज़िंदगी देखा। पाकिस्तान में आप किस तरह से देखते हैं कि उन कंट्रीज़ की कामयाबी का क्या राज है और उनकी क्या ऐसी कोशिश है जिन्होंने उनको कामयाब बनाया, और वो पाकिस्तान में भी अगर हम कर सकें या करवा सकें तो फिर पाकिस्तान के लिए भी वो तमाम तर मुश्किलें दूर हो सकती हैं जो इस वक्त दरपेश हैं? जी, जो दूसरे मुल्क है ना, उनके वहाँ सिस्टम चलते हैं, वहाँ एक ख़ास किस्म का सिस्टम इन प्लेस है, सब चीज़ उसके मुताबिक चलती है। यहाँ ऐसा नहीं है सिस्टम। हमारे वहाँ ताल्लुकात चलते हैं, सिफारिशें चलती हैं, और जिसके पास वसाइल है वो आगे हो जाता है, जिसके पास टैलेंट है वो पीछे रह जाता है। अब मैं मेरी मिसाल देता हूँ कि मैं पारसी ख़ानदान में पैदा हुआ, लेकिन मैंने एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में एक मुकाम हासिल किया, लेकिन मुझे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मैं किसी सिफारिश से नहीं आया, लेकिन मुझे कुदरत हेल्प करती रही। मुझे कुदरत की तरफ से हेल्प मिली, मुझे अल्लाह की तरफ से हेल्प मिली। मैं कोई ये गवर्नमेंट और लोग और इनके कोई सिफारिशी नहीं होता। और दूसरी उसकी वजह है, जब मैं 6 साल का था तो डॉक्टरों ने मेरे फैमिली को कह दिया था कि ये 2 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि इसकी दोनों किडनीज पत्थर हो गई है। उस ज़माने में जितने भी बच्चे थे, 40-50 जो बच्चे थे, वो सब फौत हो गए। तो मेरे वालिदैन ने डॉक्टरों को फ़ोन किया कि हमारा बेटा तो ज़िंदा है, आपने कहा कि फौत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नामुमकिन बात है, क्योंकि जिसकी दोनों किडनीज काम ना करती हो वो तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हमारे पास ले आओ। तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टरों के पास ले गए और उन्होंने चेक किया और पुराने एक्सरे भी देखे, नए एक्सरे भी किए। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुआवजा हो गया, क्योंकि इनके जिस्म में 2 ब्रांड न्यू किडनीज पड़ी है। अच्छा। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने एक सेकंड चांस दिया।
तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई इंसानों को खुश करने के चक्करों में नहीं होता, मैं तो उनको खुश करता हूँ, मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। जो भी मैं फलाई काम करता हूँ या आर्ट करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह के खातिर करता हूँ। सही। तो इस वजह से मुझे हेल्प भी मिलती है, वहाँ से हेल्प मिलती है, और मैं सादगी से रहता हूँ। हालांकि मैं जैसे अमीर तर लोग हैं मैं उस तरह रह सकता हूँ, लेकिन बाई चॉइस, मैंने अपनी चॉइस से मैं सिंपल ज़िंदगी गुजारता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरे से बुरे हालात में भी लोग हैं। तो जब तक ये अमीर लोग अपनी दौलत नहीं देंगे गरीबों को, तो गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। और इसलिए मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो खाना नहीं खा रहा या नहीं है, तो मैं उसको पहले ऑफ़र देता हूँ कि आप प्लीज़ खाना खाएं, या मेरे पास ज़्यादा है मैं देता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि हर इस्लामिक कंट्री को शर्म आनी चाहिए जो उनके वहाँ गरीब लोग हो, तो क्योंकि गरीब लोग तो होने नहीं चाहिए। इस्लाम का असूल ही ऐसा है कि आपके पास ज़्यादा है आप दे दो, दूसरे को दे दो, तो फिर गुर्बत कहाँ से होगी। तो ये जब बार बार कहते हैं कि गुर्बत हम ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे जब दौलतमंद लोग अपनी दौलत ही नहीं बांटेंगे, अपना शेयर ही नहीं करेंगे, तो गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। बातों से तो नहीं होगा। मैं जब यूएसए में था तो वहाँ एक डिस्कशन चल रहा था कि ये दुनिया में गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। तो मैंने कहा मैं प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। मैंने कहा जो 100 अमीर तरीन लोग हैं ना दुनिया के, वो गरीब हो जाए तो सारी दुनिया सही हो जाएगी। सही। तो ये प्रैक्टिकल तरीका। बाकी आप जो मर्जी यूनाइटेड नेशन में और यहाँ डिस्कशन करते रहो, उससे किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी। सही। मैं यहाँ आपके साथ सारा दिन बात करता रहूं और मैं प्रैक्टिकल काम कोई भी ना करूं, तो मैं एक शख्स की जिंदगी नहीं बदल सकता। एक शख्स की मैं सिर्फ बदल सकता हूं जब मैं उसके घर जाके उसकी जिंदगी बदलूंगा। बेशक। इतना हम देखते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ी सी किसी को शोहरत मिल जाए या थोड़ा सा किसी का काम किसी को पसंद आ जाए तो वो फ़ौरन जो है वो किसी ऐसे मुल्क की तरफ रुख करता है जहां उसको हर तरह की सहूलत मुहैया हो, हर फैसिलिटी अवेलेबल हो। आपको भी बहुत सी ऑफ़र्स आई, दीगर ममालिक की जानिब से आपको एजाज़ी सिटीज़नशिप देने के हवाले से बातें की गई, लेकिन आपने पाकिस्तान में ही रहना पसंद किया, पाकिस्तान नहीं छोड़ा, क्यों? आप खुद सोचो कि हमारा जो बेहतरीन ज़हन है ना, वो सारी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका में आप जाओगे ना तो बेहतरीन जो डॉक्टर होगा ना वो कोई पाकिस्तानी होगा। अब लंदन में जाओगे तो बेहतरीन कोई बैंकर होगा, कोई होगा पाकिस्तानी होगा। किसी भी मुल्क में आप चले जाओ, चाइना चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, वहाँ कोई पाकिस्तानी ज़रूर होगा टॉप पे। वो क्यों मुल्क छोड़ के चला गया? क्योंकि उसकी यहाँ इज्जत नहीं है, उसको कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं देते, तो वो क्यों यहाँ काम करेगा। अब सारा जो खूबसूरत ज़हन है वो दुनिया में चला गया, तो पाकिस्तान में कौन होगा? पाकिस्तान में वही लोग रह जाएंगे जो एक दूसरे लेवल के हैं, लेकिन जो बेस्ट लेवल के लोग हैं वो तो सारी दुनिया में चले गए। बड़े बड़े साइंटिस्ट बाहर के मुल्क में हैं, क्यों चले गए? क्योंकि उनकी कदर नहीं की है। हमें चाहिए कि इन सारे लोगों को यहाँ बुलाकर उनकी कदर करें, उनको फैसिलिटीज़ दें। यहाँ से जो सिफारशी लोगों को देते हैं, क्यों देते हैं? आप वो खूबसूरत ज़हनों को वापस लाओ अपने मुल्क में जो आप चाहते हो कि तरक्की हो। तो हमारा मसला वो है सारा कि हम लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में रहते हैं, हम सच नहीं बोल सकते, चंद रुपए के खातिर झूठ बोल लेते हैं। किस लिए बोलते हैं हम झूठ? क्या फ़ायदा है हमें? हम भीख मांगते सारा दिन, हम भीख भी मांगते दुनिया से, फिर हम आंखें भी दिखाते दुनिया को। तो कौन ऐसा मुल्क है जो ये बर्दाश्त करेगा कि आप पैसे भी हमसे लो, हमें सुनाई भी जा रहे हो? तो ये इस तरह नहीं चलता। हमारा मुल्क बेहतर तब होगा जब हमारे लोगों की सोच बेहतर होगी, हमारे लोगों की नीयत बेहतर होगी और हम असल काम करेंगे। ड्रामाबाजी, सारा वक्त सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करना, इससे मुल्क नहीं आगे चलेगा, मुल्क वहाँ का वहीं रहेगा। सही।
बहुत सारे लोग आइडियलाइज करते हैं आप जैसे लोगों को जो इंसानी खिदमत के काम पर भी मामूर हैं, बहुत सारा सोशल वर्क भी कर रहे हैं और एक रास्ता भी दिखाते हैं लोगों को कि दरअसल चलना किस रास्ते पर है। आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसा लगता है जिसे आप चाहते हो कि आपने ये गोल अभी आपका अचीव करना है, अभी मैंने ये काम करना है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये करना ज़रूरी है? ये जो रास्ता दिखाने वाली बात है, तो हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब्दुल सत्तार ईदी बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। अदीबुल हसन रिजवी हमारे बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में भी अदीबुल हसन रिजवी और अब्दुल सत्तार ईदी जैसे तो लोग ही नहीं हैं। हमारे पास दो लोग ऐसे हैं। मैंने कई मुल्कों में जाके पूछा कि तुम्हारे पास ऐसे दो लोग हैं, वो कहते नहीं हमारे पास ऐसे नहीं है। फिर भी हमारा मुल्क का क्यों बुरा हाल है? इसकी वजह है कि हम सारे नेशनल स्पिरिट में नहीं रहते। हमारे मुल्क में नेशनल स्पिरिट बहुत लोवेस्ट ऐप पे है। हम गली गली में, घर घर में हमारे मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। किसी भी दुकान पे चले जाए, वहाँ हमारे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमारे अपने लोग ही। ड्राइंग रूम में बैठ के मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब आप अपने मुल्क के खिलाफ बात करते रहोगे तो फिर वो बेहतर कैसे होगा? बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता। हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लो, वो पब्लिकली कभी बुरा नहीं कहेंगे अपने मुल्क को। कमरे में जाके बेशक एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, लेकिन पब्लिकली नहीं करेंगे। हम पब्लिकली करेंगे अपने मुल्क को जलील। हम पब्लिकली हमारी मुल्क की बेइज्जती करेंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन पब्लिकली करेंगे। हमें कोई शर्म नहीं है कि हम कहाँ बैठ के अपने मुल्क की बुराई करते हैं। तो पहली तो बात है कि अपने मुल्क के बारे में बुराई करना बंद कर दो। सही। और फिर जो सही लोग हैं उनको आगे लाओ और पेश करो कि ये सही लोग हैं। और जाली किस्म के लोगों को आगे पेश करने से कोई मुल्क बड़ा नहीं बन जाता, अच्छा नहीं बन जाता। और लोग जो वहाँ बैठ के तारीफ़ करते हैं लोगों की, वो फजूल में तारीफ़ होती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया जिमी फाजिल साहब, आपका हमने वक्त लिया। गो के बहुत मुख्तसर हमने बात की और बात बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन चूंकि हमारा टाइम स्लॉट ही इतना है तो हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर से वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना लिया जाए और कुछ ऐसी बात आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए जो यकीनन हम लोग आजकल जिस पर अमल पैरा नहीं है। और जिस तरह से बात की कि जी पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, मुश्किलात कम करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन अफसोस तो जब भी होता है कि आज तक इन 76 सालों में भी पाकिस्तान को कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं मिला जो सिंसेरिटी के साथ वाकई इस मुल्क की आवाम के लिए कोई काम करने की ख्वाहिश लेकर आया हो और उसने वो काम सर अंजाम दिया हो। जिमी फाजिल जैसे लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं, लेकिन इतने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार आजकल के लोग हमें नहीं नज़र आते, नहीं मिलते। लिहाजा इन जैसे लोग पाकिस्तान में जो हैं वो नायाब हैं और पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनके ख्यालात से, इनके थॉट्स से जो है वो अपने जहनों को कुशादा करना चाहिए और जज्बा जगाते रहना चाहिए पाकिस्तानी होने का और पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहने का।